वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो हम आपके लिए लेकर आए वो अमूमन हर लोगों को जो है वो इस चीज़ की शिकायत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से वेदर तब्दील हो रहा है, मौसम दिन ब दिन बदलता जा रहा है। ऐसे में जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो लोग बड़ी मुश्किलात से दो चार होते जा रहे हैं, क्योंकि वेदर तब्दील हो रहा है, वायरल हो रहा है। बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये कॉमन शिकायत हो चुकी हैं और क्लिनिक्स भर चुके हैं। लोग जो है वहाँ पर जा के अपने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और डॉक्टर्स के पास रश लग चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बदएहतियाती भी हो रही है और वेदर की चेंजेस भी ऐसी हैं जो कि माहौल को तब्दील कर रही हैं और उसके साथ साथ नए इन्फेक्शन, नई डिसीज़ जो है वो पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से आवाम बड़ी परेशान है। और यही तमाम चीज़ें बच्चों में भी पाई जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो सीने की तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं, नमूनिया हो रहा है, डेंगू एक जो है वो सर पर आ चुका है, डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इशूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जो हमने बात करने के लिए आज प्रोग्राम के अंदर गेस्ट को मदऊ किया, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एस्थमा, एलर्जी, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो यही सवाल है जो कॉमनली आप देख रहे हैं कि वेदर की चेंजेस आपके सामने, वेदर की चेंजेस की वजह से वही तमाम लोगों को बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और इससे ज़्यादा बड़ी जो है ना कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है। एक होता है नॉर्मल फीवर हो गया और वो एक दो दिन में उतर गया, लेकिन ये वायरल ऐसा है कि बॉडी को भी साथ साथ जकड़ता जा रहा है, सीने को भी जकड़ता जा रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्यों हो रही है, क्या वजूहात है? मसला ये है कि अगर हम एक साल पहले चले जाएं तो हम देख रहे थे कि कोविड था और कोविड में बच्चे जब स्कूल्स में नहीं थे तो इंटरेक्शन भी नहीं था और कंजेशन ऑफ चिल्ड्रंस नहीं थे, तो बच्चे बीमार भी कम हुए और नमूनियाज भी बच्चों को कम हुए, ब्रोंकोलाइटिस भी कम हुआ, फ्लू लाइक इलनेसेस भी बहुत कम हुई। मतलब बहुत फैक्टरी 10 to 15% पर आ गया था। जब से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए तो एक साथ जब कंजेशन हुआ और सडनली जो है वो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट ऑफ फ्लू हो गया, सडनली जो है वो बहुत सारे बच्चे बीमार हुए। उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे बीमार हुए घर में रहने वाले बच्चे हुए, इसलिए कि एक बच्चे तो जा रहे हैं स्कूल्स, दूसरे बच्चे जो घर पे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम है, जिनमें पावर नहीं है, इम्यूनिटी कम नहीं है, जिनमें पावर कम है, यानी चीज़ों को हैंडल करने की, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ, जो इन 15 डेज़ 20 डेज़ में मैं देख रहा हूँ, वो ज़्यादा वायरल नमूनियाज हुए। उसमें वायरल नमूनियाज में सबसे ज़्यादा जो हुआ वो चेस्ट कंजेशन हुए। दीज डेज बहुत ज़्यादा कंजेशन होते होते ठीक नहीं हो रहा तो न्यूमोथोरिक्स हो गया, मतलब लंग फट गया, लंग में एयर आ गई, लंग में फ्लूइड आ गया। ये भी बहुत सारे इश्यूज हमने देखे हैं अभी, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन जा रही है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है। अगर इम्यूनिटी कम होगी आप उससे फाइट नहीं कर सकते वायरल। दूसरा हुआ ये कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि है खुद से ओवर द काउंटर आप ड्रग्स लेते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते शुरू में। अब हुआ है कि माएँ जो हैं या तो डॉक्टर्स के पुराने पर्चे ही पढ़ रही हैं या तो घर से टोटके दे देती हैं, घर के टोटके दे रही हैं। टोटके आर वेरी इफेक्टिव, बट आपको पहले डायग्नोसिस जरूर होना चाहिए ना? बिल्कुल, और डायग्नोसिस ज़रूर पता होनी चाहिए कि डायग्नोसिस में है क्या बच्चे को, फ्लू लाइक इलनेस है, नमूनिया तो नहीं हो रहा, कहीं एक्सरे करा के ये देखना है पैच तो नहीं आ रहा, उसके लिए आपको एक कंसल्टेंट के पास जाना ज़रूरी है। अब हुआ ये कि बच्चे जो है सडनली स्कूल जाना शुरू हुए, एक साथ जब फ्लू फैलता है तो वो कंजेशन बढ़ता शुरू हो गया। मास्क की रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन मास्क आजकल आपको पता है कोई पहन ही नहीं जा रहा, बल्कि मास्क की तो ऐसी हो गई कि फैशन बना लिया है, पहन लिया तो पहन लिया, नहीं पहना ही नहीं, अब तो पहनना ही नहीं है ना, तो पहना ही नहीं। कम हो रहे हैं ना, नो डाउट। चले केसेस भी कम है और केसेस की मिकदार भी कम हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में या हमारे जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने वैक्सीन्स को जिस तरह प्रमोट किया और वैक्सीन लगवाया है, उससे जितना हमारा जो कोविड रेशो कम हुआ है दुनिया में अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ कोविड का रेशो बहुत कम हो गया, डेथ्स बहुत कम हो गई। लेकिन फ्लू लाइक इलनेस बड़ों को भी हुई और बच्चों को भी हो रही है, जिसमें छोटे बच्चे जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। और उनमें जो नमूनियाज है वो सबसे ज़्यादा है। अब हुआ ये कि बैक टू द पॉइंट कि
अब आपको डायग्नोसिस बनाने के लिए घर पे रहना नहीं है, घर के टोटके या एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना। अब मैंने कहा आपको वायरल इलनेस है। अब वायरल इलनेस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने वायरल में बैक्टीरियल की दवाई दे दी जो एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, रिएक्शन कर गई वो उसकी और अच्छे वाले बैक्टीरियाज को मारती है। और कुछ कुछ बैक्टीरिया जो अच्छे अच्छे मरते हैं, तो अच्छे अच्छे वायरसेस जो हैं वो भी मर जाते हैं उसके साथ। और उसमें जो है और वायरसेस ग्रो करते हैं, जो खराब वाले वायरसेस ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया वायरस जब ग्रो करेगा, वायरल बॉडी को इन्फेक्शन तेजी से हिट करेगा, बॉडी को हिट करेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पे ट्रांसफर होगा। और वो चीज़ हर जगह पे घुस जाती है। वायरस है तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके यूरिन के ट्रैक में भी घुस जाते हैं, पेट में भी घुस जाते हैं। पेट में इन्फेक्शन चल रहे हैं, इसमें लूज स्टूल्स भी होना शुरू हो गए बच्चों को, यूरिन में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, निमोनियाज हो गए, निमोनिया में अस्थमा भी हो गया, वीजिंग हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकोलाइटिस हो गया। निमोनिया की भी मैंने देखा कि कैटेगरीज है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ पर उसको पिक करना है, क्योंकि जब वो नमूनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसके अंदर कैटेगरीज इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, वो और ज़्यादा जो है ना बिगड़ना शुरू हो जाते हैं केसेस। अब कई दफ़ा क्या होता है कि हम जैसे एक पेशेंट आया सिक है, 4-5 दिन उन्होंने घर पे रेमेडीज कर ली या एक जीपी के पास चले गए, जीपी ने बस 2-4 दवाएं अपनी दे दी, अपनी दवाएं, कोई एक्सरे नहीं हुआ, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, और हमारे पास आ गया 5-6 दिन बाद, बिल्कुल सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है, यहाँ से सांस चल रहा है, यहाँ गड़ा पड़ रहा है, सब कोस्टल रिसेशंस कहते हैं, यहाँ गड़ा पड़ रहा है, सब सुप्रा कोस्टल रिसेशंस शुरू हो गए, बच्चा बिल्कुल हपकपा रहा है। अब आ गया एडमिशन आ गया, उनके एक होता है कि हमने कहा कि एक आप एडमिट हो जाए। अब उनका एक पहले ही होता है कि नहीं हमें एडमिट नहीं होना, उनको लगता है कि डॉक्टर का सबसे पहला टूल होता है कि एडमिट कर दिया ठीक है। तो अब सांस तेज चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की मुझे लग रहा है कमी है, लाइन में बैठ के मेरी क्लिनिक में अंदर आए हैं, मतलब दे डोंट थिंक ऑफ के यार कि फर्स्टली तो उनको इमरजेंसी जाना चाहिए था, इमरजेंसी से डॉक्टर मुझे रेफर कर देती। अब ये लाइन में इतनी देर बैठ भी गए, इसके बाद और तबीयत खराब हो, तो ये बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते, हम गाइड भी कर रहे होते हैं। और थैंक्स टू यू ऑल टीम कि आप हमें बुलाते हैं, हमसे ये बातें करते हैं, शेयर करते हैं। लाखों लोग इसको देख रहे होते हैं और लाखों लोग में से कुछ चंद लोग उसको अमल करते हैं और 999 लोग जो हैं वो अपनी चीज पे खड़े रहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आप लोगों की सबसे बड़ी एफर्ट होती है कि आप लोग हमें इस तरह हमसे इतनी लंबी चौड़ी इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि नहीं, हमारा भी मकसद ये होता है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं एटलीस्ट कुछ लोग तो पिक करें उस चीज को, एटलीस्ट कोई तो रिजल्ट। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की सबसे बड़ा एफर्ट है कि ये आप लोग ये काम कर रहे होते हैं और ये चीज़ लोगों तो पहुँचा रहे होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि 999 लोग जो हैं वो इसको अमल कर देखते हैं और सुनते हैं, कहते हैं बस ठीक है। दूसरा कुछ लोग अमल करते भी हैं और फॉलो भी करते हैं कि नहीं यार उन्होंने कहा इसका मतलब ये बात सही है। जो अमल नहीं करते वो फिर सरवाइव भी कर रहे होते हैं उस सिचुएशन से, और फिर वो लोग बड़े अजियत में भी आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स यही होता है कि इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब क्लिनिक्स में मैंने कहा ना कि नमूनियाज के पैचेस आ रहे हैं, अब एक्सरे के लिए कहो, पहले कहेंगे एक्सरे क्यों, बहुत सीरियस है। मैंने कहा नहीं भाई आप एक्सरे तो करा लो, एक्सरे कराने से चीजें पता तो चले कंडीशन क्या है, एक्सरे से पता चलता है कंडीशन क्या है। ये तो क्लिनिकल साइट्स है ना सारी, तो ये तो आपको करनी है। अब ये चीज तो आपको 6 दिन पहले करा लेनी चाहिए थी जब सांस की रफ्तार तेज हो रही थी। पाकिस्तान का मैंने एक मेंटालिटी देखी है कि अंदाजे की बुनियाद पर बड़े खुश हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बस कोई जादू हो जाए, इनके लिए होता है कि जादू हो जाए, बस मिरेकल हो जाए, कोई बस ऐसी चीज हो जाए, बस डॉक्टर जादू की छड़ी होती है उसके बाद मैं इनको इस तरह देखता हूँ। मैंने कहा हमारे पास कोई जादू नहीं है, जादू किसी और लोगों के पास होता है, हमारे पास नहीं है। सेकेंडली आपको बात बताऊं कि मेरे पास कुछ फीवर्स के साथ आते हैं, 2 वीक्स फीवर, 3 वीक्स फीवर, 4 वीक्स फीवर। अच्छा, यकीन करो कोई एक टेस्ट नहीं, कोई भी एक टेस्ट, नॉर्मल मेडिकेशन 4 एंटीबायोटिक चेंज हो गई, कोई टेस्ट नहीं, कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक का डोज नहीं, कोई ये नहीं पता कि क्यों दे रहे हैं एंटीबायोटिक, फीवर क्यों है, फीवर की जो हिस्ट्री है कि रात को हो रहा है, दिन में हो रहा है, शिवरिंग के साथ हो रहा है, स्वेटिंग के साथ उतर रहा है, दवाई से कितनी देर में दवाई से उतरता है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। कितना हाई पीक गया, अगर आपको एक कंसल्टेंट के पास जाएंगे जिसकी ट्रेनिंग इसमें है, वो आपको बताएगा कि यार ये चीज़ें इसमें जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें आपकी इसमें सेटल होंगी। अब लोग तुक्के मार रहे होते हैं कि यार एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया,
चौथा किसी शायद से तो आ जाएगी शिफा। अच्छा कंसल्टेंट का सुन के फिर उसके बाद चलेगा, वो फिर लिस्ट लिख के देगा, फिर वो बाहर निकल के कहेगा यार वो अच्छे थे, 4 लोग उस पर फिर टेस्ट भी उन्होंने नहीं 4 लिखा मेडिसिन लिख के दे दी थी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब हम जब टेस्ट देंगे हो सकता है उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन आ जाए जो आजकल Exactly. बहुत चला हुआ है, जिसको कहते हैं XDR इन्फेक्शंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कि उसका जो कोर्स है एंटीबायोटिक्स वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके। अब वो चलाना, वो किन एक- पेशेंट्स को दिया जाता है? जिनको XDR इन्फेक्शंस आए हों, जैसे टाइफॉइड XDR आ रहा है। टाइफॉइड एक आम टाइफॉइड होता है जो आम मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि XDR इन्फेक्शंस है। लास्ट फ्यू मंथ से मैं देख रहा हूँ XDR UTIs चल रहा है। अब हुआ कि एक बच्चा 6 महीने का है, उसको UTI हुआ, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, वहीं से वो इन्फेक्शन के बगैर यानी टेस्ट के बगैर, कल्चर के बगैर या डेली रूटीन जो DR होता है उसके बगैर ही उन्होंने किसी भी ने एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिया। हर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में बच्चा उन दवाइयों से रेजिस्ट हो जाता है। अब उसके लिए तो वो दवाई काम ही नहीं करनी, अब उसको काम करनी है 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। उनको उसको देने के लिए हमारे लिए अब ड्रग्स की गुंजाइश कम हो जाती है। एक ड्रग सिंगल ड्रग से सेंसिटिव है। ऐसे ही UTIs, यूरिन में इन्फेक्शन का भी यही है कि यूरिन में इन्फेक्शन का भी, अगर यूरिन का इन्फेक्शन भी इसी तरह चलेगा तो XDR होने में तो आप फिर ठीक ही नहीं कर सकेंगे। अब इसीलिए कहते हैं कि पहले टेस्ट कराओ, कल्चर्स पे जाओ, इसके बाद आपको, अब कई दफ़ा हमें क्या होता, हमने सिर्फ CBC कराया, CRP कराया, नेगेटिव आया, फीवर चढ़ रहा है, ब्लड कल्चर कराया नेगेटिव है, यूरिन DR कराया नेगेटिव है, पता चला किसी में कुछ नहीं आया, यूरिन कल्चर में आके सेंसिटिविटी आ गई कोई ऐसे इन्फेक्शन की जो आप यानी ट्रीट आप करेंगे और ठीक हो तसव्वुर भी नहीं कर जाएगा। सकते। तसव्वुर नहीं कर सकता। बस यही वाली बात है, एक्सपीरियंस। बिल्कुल। एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्ट। यानी हम लोग अपने आप को अभी भी कहते हैं हम वी आर टेकिंग एक्सपीरियंस डे बाय डे। एग्जैक्टली। डेली हमारे लिए एक्सपीरियंस होता है, उसी से हम परफेक्टनेस ला रहे होते हैं। स्टिल वो हम कहते हैं ना रोज कि सीख रहे लर्निंग होते की हैं। एज कभी खत्म नहीं ऑफ होती। कोर्स हम रोज सीख रहे होते हैं, रोज अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको बरकरार रख रहे होते हैं, नई नई रिसर्च पढ़ रहे होते हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और लोगों को सिखा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स आपको बताने के लिए, आप बिल्कुल। बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती, उनको बताने के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं लिया करें, वो हाइप भी क्रिएट कर सकती हैं। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं नमूनिया को जो रेफ़र कर रही होती हैं, और साथ ही जब आप लोग को कोई भी सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, बुखार होता है या कफ बहुत ज़्यादा होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग किसी तरीके से करते हैं कि घर में इलाज करने की कोशिश करते हैं, घर में मेडिकेशन लेने की कोशिश करते हैं। और जब आप घर में मेडिकेशन लेते हैं तो वो आप लोग समझते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और आप लोग जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन डे बाय डे वो कंडीशन वर्स्ट होती चली जाती है और उसके बाद आप लोग जब केस बिगड़ जाता है तो डॉक्टर से रुजू करते हैं और वो भी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक चेंज हो जाती है। उसके बाद एक प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाते जिससे पता चल सके कि नोयत क्या है, कंडीशन क्या है, और फिर जो है केस बिगड़ता चला जाता है और आप लोग को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग को इनटेक हो रही है या कोई भी चीज़ आपको फील हो रही है तो फ़ौरन उसका एक्शन लें और अपनी सेहत का ख्याल रख के फ़ौरन एक फिजिशियन के पास नहीं बल्कि एक कंसल्टेंट के पास जाएं जो कि उसके अंदर माहिर है और उसी चीज़ के अंदर जो है वो आपको तमाम अच्छी से अच्छी चीज़ गाइड करके आपको एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सके। डॉक्टर इब्राहिम, जिस तरीके से हम बात करें, बहुत सारे मोस्टली लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है और उसके बाद जो है वो अपनी मेडिकेशन लेते हैं और उसके बाद उसका रिएक्शन होता है, उसके बाद कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, ख़राब होती चली जाती है और उसके बाद वही कहते हैं ना कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो लोग बेड पर आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे साथ बड़ी कॉमनली मैं देखती हूँ कि लोगों के साथ हो रही होती है, क्योंकि हमारे घर के अंदर डॉक्टर भी बहुत सारे मौजूद होते हैं जो कि इलाज कर रहे होते हैं और मेडिकेशन चेंज कर रहे होते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल से किस तरीके से ऐसे केसेस आपके पास भी आते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए आते हैं? ये वाली बात कही ना कि घर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वो भी
बाजार नहीं, फोन पे होते हैं। जी। मतलब अम्मा को फोन किया, पप्पो को फोन कर दिया। पप्पो ने तो 50 बच्चे पाले हुए हैं, उनको तो सब पता है, वो तो डॉक्टर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो तो डॉक्टर से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है। होम रेमेडीज करते रहे। अब उसमें कई दफ़ा होम रेमेडीज में जो है वो कई दफ़ा वो आपको डायग्नोसिस नहीं होती, कई दफ़ा आपने रात को सही तरह कुछ चीज़ बांध के, और नहीं करते हैं लोग, पान का पत्ता लगा दिया और बांध दिया। नो डाउट होम रेमेडीज वर्क्स, बट प्रायर समटाइम्स बट प्रायर आपको ये डायग्नोसिस करना जरूरी कि अंदर मसला क्या है। अगर अंदर कहीं नमूनिया का पैच आ गया है तो ये आपके पान के पत्तों से या कावा से इससे ठीक नहीं होगा। ये फ्लू लाइक इलनेसेस में ठीक होता है, जो हल्के बल्का फ्लू है या कंजेशन हो रहा है उसमें ठीक हो गया। जस्ट लाइक अ धीमक। ऑफ कोर्स अगर वो आपके नमूनिया का पैच आ गया वो आपको खराब करके ही छोड़ेगा। अब आपने तो पूरा बांध दिया पप्पो के कहने पे या दादी के कहने पे बांध दिया पूरा, अब सुबह पता चला कि ये तो बहुत ही सांस तेज चल रहा था और बच्चा जो है वो तो बिल्कुल ही क्रिटिकल हालात में आ गया। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सुबह लेके जाते हैं ना तो उनका एटीट्यूड ये होता है कि बच्चा तो सही था रात को, बच्चा तो सही था, यहाँ आने के बाद जो है वो कंडीशन बिगड़ गई। अब उसमें कई दफा बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता है कि बच्चा सीरियस हो जाता है, वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं, कई दफा इत्तेफाक से इंतकाल भी कर जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है और स्टाफ को, कि वो जो लो आवाम है वो नहीं समझना चाहती कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या था। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप माँ हैं या बाप हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सेकंड जो पर्सन है, जो थर्ड फोर्थ पर्सन है, उसको नहीं पता कि क्या बच्चे के साथ कंडीशन थी, क्या ट्रीटमेंट्स थी। मैं तो हर अपने जितने भी कंसल्टेंट हैं या जितने भी मेरे कुलीग्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जब भी पेशेंट रिसीव करो इतना ख़तरनाक, मेक अ वीडियो के उस वक्त कंडीशन क्या थी, काउंसलिंग करो तो उसकी वीडियो टैप कर लो कि यार ये हमने इस वक्त काउंसलिंग की है, इनको की है, पता चले। अच्छा फिर आप रिलेशन ज़रूर पूछें, कई दफ़ा रिलेशन हम नहीं पूछ रहे होते, पता चले मैंने तो काउंसलिंग की तो पता नहीं चचेरे का भाई जो है वो आके सामने खड़ा हो गया और आपने काउंसलिंग कर दी, पता चला कि अब्बा और अम्मा तो है नहीं, दूसरे दिन अम्मा अम्मा आ गए, हमारे बच्चे के साथ क्या कर दिया। बिल्कुल ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। उसमें क्रिटिकल कंडीशन बच्चे की तो अलग होती है, हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है वो डर रहा होता है काम करने से, क्योंकि आजकल ये जो बहुत प्रेशराइज हो जाता है और आजकल ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि बच्चा क्रिटिकल हालात में आया, वेंटिलेटर पर चला गया, इंतकाल कर गया या बहुत सीरियस हो गया, और या तो ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल है तो बिल भी बन गया, तो उस पर क्योस क्रिएट हो जाता है। क्योस क्रिएशन हुई क्यों, उसको पीछे किसी ने नहीं देखा। आपने कितने दिन बच्चे को खराब करके घर से लाए, या अडल्ट पेशेंट को भी कितने दिन खराब करके लाए। आपको आपने घर के जो टोटके कर करके या जनरल फिजिशियन के पास जा जाके जो आपने खराबी की है, आपने उसने पिक ही नहीं किया ना कि उसको प्रॉब्लम क्या था। तो उसको पिक करना बहुत जरूरी है, पिक करने से ही सारे काम होते हैं। बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए ना कि किया क्या पीछे। तो काउंसलिंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कि बच्चा किस हालात में आया है, किस सिचुएशन से गुजरा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने कोलीग्स को बोलता हूँ कि ये प्लीज़ किया करो, और मैं खुद भी करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी मोहतात रहता हूँ कि इन चीज़ों से यार ये काउंसलिंग होनी चाहिए इस तरह। अब बैक टू द पॉइंट के नमूनिया को, अगर नमूनिया है, एक्सरे कराया, नमूनिया का पैच आया, डॉक्टर ने कहा इसको एडमिट करना, तो डोंट रिफ्यूज इट। आप उनको बोलेगा नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, इफ यू आर सेइंग क्या आप बेहतर जानते हैं, सांस तेज चल रहा है, अगर आपके पास उस पर भरोसा है, भरोसा नहीं है, गो टू अदर हॉस्पिटल फॉर द एडमिशन, दैट्स बेटर। घर पे ट्रीटमेंट नहीं करें, आप जाके क्लिनिक्स में जाके ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, गो टू द फर्दर जो कंसल्टेंट ने कहा है उसको फॉलो करें। अब कई दफ़ा एक पेशेंट्स आते हैं, हम कहते हैं कि चलो इतना बच्चा ख़राब नहीं है लेकिन एडमिट नहीं करा रहे तो इमरजेंसी में जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ। अब कई दफ़ा छोटे बच्चों को यहाँ पे कंजेशन फंस जाता है, देखा होगा आपने, और बिल्कुल सांस जोर जोर से ले रहा होता है, कंजेशन फैल रहा होता है, यहाँ से पस्तियाँ चल रही होती हैं। एक सक्शन प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन से न्यूबलाइज से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट को कहेंगे सक्शन करा लो इमरजेंसी में, वहीं से वो भाग जाएगा, इमरजेंसी से ही भाग जाएगा, यानी हमारी क्लिनिक से ही भाग जाएगा, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे के साथ। तो सक्शन अगर एडमिट होगा तो एवरी 2 आवर्स पे सक्शन होगा, तब तो कराना ही कराना है। बिल्कुल। लेकिन हम कहते हैं इजी एक्सेस है, नहीं एडमिशन करा सकते, इतने पैसे नहीं है, या
आप हैसल नहीं करना चाहते तो ऑफ कोर्स गो फॉर द ER ट्रीटमेंट। ER पे प्रॉपर जाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स करो, लेकिन प्रायर कंसल्टेंट के प्रॉपर जाओ जिसको एक्सपीरियंस है। Exactly. जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको पकड़ना ही नहीं आता, जिसके पास बैकअप सर्विस नहीं है इमरजेंसी की, आप उसके पास जाके आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हो लेकिन उसके पास ER बैकअप नहीं है तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से न्यूबलाइज नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से सक्शंस नहीं होंगे, आप ठीक नहीं कर सकते। प्लस हम घर पे कहते हैं स्टीम लो, स्टीम से लोग भाग जाते हैं, बच्चा तो स्टीम लेता ही नहीं। 3 दिन बाद आके वही बच्चे बच्चा को खड़ा देना हुआ पड़ता है स्टीम। ऑफ कोर्स 3 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आके खड़े में और कहा कि बच्चा तो ठीक ही नहीं हो रहा। तो कंप्लाइंस आपकी कितनी पुअर थी। अब मैं देखना शुरू करूंगा कंप्लाइंस को कि आपने ये किया, नहीं हमने नहीं किया। न्यूबलाइज हमने किया लेकिन बीच में छोड़ दिया, या हमने न्यूबलाइज मशीन को जो है, जो मास्क है उसको हमने ऐसे रख दिया, बच्चा लगा नहीं रहा था, हमने किया नहीं, तो ये कंप्लाइंस पुअर है, इससे भी ठीक नहीं होगा। उसके लिए तो एडमिशन लाजमी बनता है। तब एडमिशन कराएंगे तो आपका बच्चा विद इन 48 आवर्स 96 आवर्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ऑफ कोर्स नमूनिया ट्रीट करने के लिए 7 to 10 डेज चाहिए होता है। उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूमोथेरिक्स हो जाए, लंग फट जाए, या पैच बढ़ जाए, या लंग वाइट हो जाए, कोलैप्स हो जाए लंग्स, उसकी ट्रीटमेंट्स कुछ एक्सटेंसिव होती है। तक भी इंटेंसिव हो सकता है। बिल्कुल इंटेंसिव, बच्चों के लिए तो बहुत एक्सटेंसिव कोर्सेज होते हैं। अचानक सडनली जो है वो, क्योंकि देखिए ना उसके बहुत छोटे छोटे से लंग्स हैं, फिर उसके साथ लंग, फिर सैचुरेशन अगर ड्रॉप करता है तो ब्रेन को डैमेज करेगा। 2 साल से छोटा है तो पैरालाइटिक इफेक्ट बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं, आगे जाके सेरेब्रल पैल्सी होने के चांसेस हैं। इसी तरह नमूनिया कन्वर्ट्स इनटू मेनिंजाइटिस, गर्दन तो बुखार में भी कन्वर्ट हो सकती है। 2 साल से छोटे बच्चों को वो ब्रेन को डैमेज करती है। इसी तरह नमूनिया जो है पढ़ने शुरू हो जाते हैं, ऑफ कोर्स फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं क्योंकि खा पी नहीं रहा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो कम, सोडियम कम हो गया, पोटाशियम कम हो गया, अमाइनो एसिड्स कम हो गए, अमाइनो एसिड्स कम हुए, आप ठीक ही नहीं हो सकते। बिल्कुल, अब आप घर पे रह के ठीक नहीं कर सकते हैं इसको। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो एक्सटेंसिव तौर पे हॉस्पिटल में आके आपको ट्रीट करवानी। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाहिद महमूद बात कर रहा हूँ रंडी टाउन से। जी शाहिद, मैंने अपने बेटे के बारे में डॉक्टर साहब से मशवरा करना था कि मेरे बेटे को सर्दी, ये जो ठंड शुरू हो रही है, इसमें सांस की प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी कि इनके पसली वसली चलना शुरू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ। कल भी मैं डॉक्टर साहब के पास लेके गया, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, तरह तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं, तो थोड़ा सा मैं ठीक है। वो ये कह रहे हैं उनकी वो जो नॉर्मली शिकायत हमने शुरू में ही डिस्कस कर ली थी कि जो वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी वजह से जो है वो छोटा बच्चा है उसके जो है सांस बड़ी उखड़ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, सीना जकड़ रहा है, और उसकी वजह से वो अगर किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर इंजेक्शन लग जाता है, और वो तरह तरह के डिफरेंट इंजेक्शन उनको उसकी बॉडी पर इंजेक्ट कर रहे हैं, और लेकिन उसको बेहतरी नहीं आ रही, उसका सीना जकड़ रहा है, पसलियाँ जकड़ रही हैं, तो ये इशूज़ बड़े हो रहे हैं। यही वाली बात हमने पूरी डिस्कस की। अगर एक प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि हमने पूरे प्रोग्राम में यही डिस्कस किया कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो यू हैव टू गो फॉर द एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट। हॉस्पिटलाइजेशन होना है, हॉस्पिटल में प्रॉपर कंसल्टेंट के अंडर में एडमिट होना है, और आपको ये बात रिलीफ हो जाए। ऑफ कोर्स। और दूसरा आपको ये बात समझनी है कि आपके बच्चे की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। क्रिटिकल कंडीशन आपका हॉस्पिटल में ठीक हो सकती है और क्रिटिकल कंडीशन खराब भी हो सकती है। तो ये चीज़ों को समझते हुए आपको जो है उसको नॉर्मल क्लिनिक्स की तरफ ना जाए। अगर सही नहीं हो रहा वहाँ पे इंजेक्शन सही नहीं हो रहा तो सही नहीं हो रहा तो वहाँ मत जाएं, और जहाँ एक कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाएं, वो आपकी सारी चीज़ों को चेक करेगा, उसके बाद रिपोर्ट्स के बाद ही आपको कोई डायग्नोज करके आपको बताएगा कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, या तो फिर इमरजेंसी में ट्रांसफ़र करेगा। वहाँ पर जो है वो अच्छी ट्रीटमेंट देकर हो सकता है कि बहुत अच्छी बेहतरी आ जाए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि कौन कौन से सिचुएशन के अंदर किस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को टैकल करना है, और बुखार की बहुत सारी इकसाम होती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी कि वायरल बहुत किस्म के होते हैं, वायरल और इन्फेक्शन बहुत सारी चीज़ों जो है वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती हैं, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और आपकी बॉडी को ख़राब भी कर सकती हैं। और जिस तरीके से मौसम चल रहा है उस वक्त तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात करते हुए तमाम चीज़ों को
आप लोग टैकल करें, किस तरह से आपने तमाम चीज़ों को टैकल करना है, और खुदारा घर के टोटकों से बाहर आकर ज़रा अपने आप की, अपनी हेल्थ की केयर करें और एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाकर अपना इलाज करवाएं, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो रिकवर कर सकेंगे। अच्छा, अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जाऊँगी डॉक्टर इब्राहिम से, वो ऐसा टॉपिक है जो कि अमूमन तमाम जो पेरेंट्स हैं वो बड़े कश्मकश का शिकार हुए हैं कि हत्ता ये चीज़ करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। जो नॉर्मली हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है कीड़ों की दवाई पिलाई जाएगी, तो वो कीड़ों की दवाई बहुत सारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई क्यों पिलाई जाएगी, इससे पहले तो कभी ये इकदाम किया नहीं हुकूमत की जानिब से। तो ये तमाम चीज़ें मैं डॉक्टर इब्राहिम की तरफ जाऊँगी, उनसे बात करूँगी। डॉक्टर इब्राहिम, आपने सुना है डीवॉर्मिंग जो हुकूमत की जानिब से इकदाम लिया जा रहा है कि भाई बच्चों को जो है वो कीड़े मारने की दवाई पिलाई जाएगी, जो पेट के अंदर कीड़े हैं उसको मारने की दवाई पिलाई जाएगी, तो भाई क्यों? बहुत ही अच्छा इक़्तिदाम है, मैं इस पे रिफ्यूज़ल नहीं हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के साथ इसकी कुछ एफिलिएशंस नहीं थी, तो इसलिए पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रहा। इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम देते क्यों हैं, डीवॉर्मिंग करते क्यों हैं। डीवॉर्मिंग दुनिया में हर जगह होती है, और डीवॉर्म में 3 किस्म के कीड़े होते हैं। डीवॉर्म पेट के कीड़े किसको कहते हैं, उसमें होते हैं हुकवॉर्म्स, रिंगवॉर्म्स और पिनवॉर्म्स। हुकवॉर्म्स, पिनवॉर्म्स और ये जो टेपवॉर्म्स होते हैं उसमें आते कैसे हैं? अब हम जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मुल्क में मिलते हैं वो हैं पिनवॉर्म्स। पिनवॉर्म्स कैसे मिलते हैं? वो हमारे ज़मीन में मिट्टी में होते हैं, जो हमारे बच्चे खाते हैं। नहीं, वो खाते नहीं है, वो बेसिकली पेनिट्रेट होते हैं हमारी स्किन के अंदर से, पाँव के तल्लों से ऊपर से जाते हैं। अच्छा। और हमारे ऊपर से होते होते वो चले जाते हैं पेट के अंदर, पेट में पलते हैं, वहीं पे अंडे डेवलप करते हैं। कुछ दफ़ा वो स्किन्स में घुस जाते हैं। कई दफ़ा आपने अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की हो तो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा वो आइज़ में आ जाते हैं, कई दफ़ा वो स्किन्स में आ जाते हैं। अच्छा। कई दफ़ा बड़े बड़े कीड़े भी बिल्कुल स्किन्स में चल रहे होते हैं। कई दफ़ा वो ब्रेन के अंदर चले जाते हैं पस की वजह से, तो उसको कहते हैं मैगेट्स। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कच्चे गोश्त से आ जाते हैं। तो ये वाले जो पिनवॉर्म्स हैं जो पाँव के तल्लों से जाते हैं, उनकी सबसे जो खराबी है वो ये है कि वो आपके ब्लड के सेल्स जो है ना वो खाते हैं। अच्छा। दूसरा वो आपके आरबीसीज खाते हैं। दूसरा आपके पॉटी की जगह पे, इंसानी फुजलों की जगह पे आपके रात के वक्त आके वो काटना शुरू करते हैं। उससे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि आपका रेक्टल इच बढ़ जाती है, रात की नींद उड़ जाती है। ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन ड्रॉप हर पेट के कीड़े से होता है, लेकिन कुछ खास, एक हीमोग्लोबिन है और B12 है। B12 टेपवॉर्म से होता है, पिनवॉर्म से ज़्यादातर हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, और कंटेंट भी बढ़ता है। साथ में जो है बच्चा बड़ा अजीब सा बिहेवियर करता है, इरिटेट हो रहा होता है, सुबह इरिटेबिलिटी इचिंग हो रही होती है, खुजा रहा होता है। दूसरा, इसको मज़ा नहीं आ रहा होता पेट के अंदर, पेट में दर्द हो रहा होता है, स्टूल्स अजीब अजीब से हो रहे होते हैं। फिर इतने सारे, यानी मतलब एक कीड़ा तो नहीं होता, मिलियंस पिनवॉर्म्स तो बहुत मिलियंस में होते हैं। अब उनको मारना भी बड़ा मुश्किल काम है कि उसको मारना कैसे होता है। सेकेंडली आ जाता है जो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे वो टेपवॉर्म्स, बड़े वाले जो वॉर्म्स आते हैं। कई दफा स्टूल में भी, और हमने तो वॉमिटिंग्स में भी देखे हैं ना, वॉमिटिंग में आ रहे होते हैं, बड़े बड़े कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं। कई दफा एक गुच्छा बना लेते हैं इस तरफ साइड में, अब वो गुच्छा बना लेते हैं, गुच्छे में हमें उसको फिर कई दफा सर्जरीज करनी पड़ती है। निकालना कैसे? कई दफा अगर मैंने कुछ लोगों ने अगर प्रोग्राम्स देखे हों तो 25 मीटर्स के भी जो है हमारे पेट के अंदर होते हैं बड़ों में। कुछ दफ़ा कुछ हमारी मेडिकल साइंस में है कि आइज़ में भी आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें पेट के कीड़े की दवाई हर साल 6 महीने हर साल में देनी चाहिए, अगर आपके चीज़ों को आपको मैनेजेबल। गवर्नमेंट ने कभी इकदाम नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर कर रहा है तो ऑफ कोर्स 5 साल से ऊपर बच्चों को देना। हम तो यहाँ पे क्लिनिक्स में 2 साल से ऊपर बच्चों को दे रहे होते हैं। मे बी पॉसिबल है कि रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से हुकूमत ने जो है वो पॉलिसी निकाली। दूसरा, इनकी जो सबसे बड़ी खास साइड इफेक्ट है यह है कि वो हीमोग्लोबिन को ड्रॉप करते हैं, B12 को डेफिसिट करते हैं, जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो कम हो जाती है, बच्चा थक जाएगा,
एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा, उसकी बहुत सारे सिचुएशंस गिरेंगे, बार बार गिरना शुरू हो जाएगा, वीक चक्कर आना होना शुरू हो जाएगा, खाना कम कर देगा, इरिटेबल हो जाएगा, इश्यूज भी बड़ी आ जाती है। और एक बड़े मजे की बात जो बच्चों के साथ होती है, इसको कहते हैं पाइका, नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को जो है वो इंजेस्ट करता है, यानी कारपेट खा लेगा, फर्नीचर खा लेगा, पेंसिल पूरी पूरी खा लेगा, पेंट खा लेगा, मिट्टी खा लेगा, कचरे खाना शुरू कर देगा, पेपर्स खा लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें देखना होता है कि क्या चीज़ ऐसी कम हो गई। उसमें नो डाउट 100% B12 है, हीमोग्लोबिन है, फोलेट है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है। जिंक आजकल बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो ऐसी नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बच्चा खाना शुरू होता है। और सेकंड वजह पिनवॉर्म्स होते हैं, जो छोटे वाले जो कीड़े होते हैं, ये बहुत सारा ये करवा रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें अगर पिनवॉर्म्स कहीं आए हैं, उसमें तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली एक तो मिलियंस में होते हैं, मैंने कहा बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे तेजी से बढ़ना शुरू होता है। दूसरा फिर जब बच्चा खुजाता है तो उंगलियों में आ जाते हैं, नाखूनों में आते हैं, नाखूनों से वो चेंज करते हैं, फीकल रूट से जा रहे होते हैं, फिर वो माओ से आ रहे होते हैं, जो खाना खिला रहा है उससे आ रहे होते हैं, हर जगह वो पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो ऑल फैमिली मेंबर्स शुड बी डीवॉर्म्ड, ये खास बात है। कई दफा यानी सिर्फ उस बच्चे को नहीं, पूरी फैमिली को डीवॉर्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पूरी फैमिली डीवॉर्म नहीं होगी, आप कभी भी वो पिनवॉर्म्स अपनी फैमिली से खत्म नहीं कर सकते। सेकेंडली, रॉ फूड, हाथ धोने का स्टाइल, कोविड ने ये बहुत अच्छा सिखा दिया कि हाथ धोना सिखा दिया, लेकिन स्टिल अभी भी हम नहीं धोते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक तो हमारी एक नेचर में नहीं है। इस्लाम में तो पहले है कि सफाई निस्मान है, हाथ धोना है, फिर खाना खाना है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बहुत शायद 5 to 10% लोग करते होंगे, 90% लोग नहीं करते। 90% तो आजकल आपको पता है गैजेट्स के सामने बैठ के बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं, जो सबसे बैड हैबिट हम कहते हैं, बैड हैबिट है, तो बच्चा खाना ही छोड़ देता है। मोबाइल के वो हाथ में, बच्चों के ताब हाथ में है, और इसी तरीके से खाना खिलाया ये चीजें हैं जो इसको बिगाड़ रही होती हैं। सेकेंड, हमारा जो टेप वॉर्म्स है, अब टेप वॉर्म्स क्या करता है, टेप वॉर्म्स आपके इरिटेबिलिटी करता है, पेट में दर्द, शदीद किस्म का पेट में दर्द करता है। वो ट्रैवल करता है। ट्रैवल कहाँ करता है, अगर फर्ज करो कि आपने खाने में खा लिया, कच्चे गोश्त में आ गया या फ्रूट में आ गया, वो आपके पहले तो पेट पे जाएगा, पेट से ही आएगा लंग्स में, लंग में पहले डेवलप करेगा अपने आप को, फिर बड़ा होके ये जाएगा फिर पेट में, और फिर बढ़ेगी, साइज नहीं पता कितनी बड़ी हो सकती है। तो डीवॉर्म करना अच्छी बात है। 2 years से बच्चे को हम स्टार्ट कर देते हैं डीवॉर्मिंग। अगर कहीं फैमिली हिस्ट्री है तो हम 1-1 साल के बच्चे को भी कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 2 साल से ऊपर बच्चों को कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो है 5 years to 14 years के बच्चों का। और पिला बेखौफ आप करवाएंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग करवाएं? बिल्कुल, ये टैबलेट है 500 मिलीग्राम की, वो आप बिल्कुल पिलवाएं। अगर छोटा बच्चा और वॉर्म्स की शिकायत है घर में तो आधी टैबलेट खिलानी है, वरना फिर एक टैबलेट खिलानी है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। IMNCI के प्रोटोकॉल के हिसाब से इट्स WHO बिल्कुल WHO अप्रूव्ड है, और WHO ही हमें इस चीज़ को हमारे साथ ज्वाइन हुई होती है विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। उन्होंने ही रिकमेंड किया है कि ये होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तमाम चीज़ें जो है जो कि फेस कर रही है आवाम, उससे जो है निजात हासिल कर सकती है। और बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा कि उनका रीजंस ये होते हैं कि हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, हम अपने बच्चों को कीड़े मारने की दवाई देते हैं जो पेट में हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग देते हैं, लेकिन हर 6 महीने के प्रोसेस के बाद और साल के प्रोसेस के बाद आप ये ज़रूर दें, क्योंकि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और जिस तरीके से डीपली डॉक्टर इब्राहिम ने बताया है कि किस तरह से ये मल्टीपल्स होते हैं और RBCs को ख़त्म कर देते हैं और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हुकूमत सिंध की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं तो उसको फोकस करें और अपने बच्चों को पिलवाएं, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो इस अजियत से निकल सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत सारी डिस्कशन हमने की है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि डिस्कस करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के पास।